Dear students, today we will study about third chapter, human reproduction. So first topic is male reproductive system. We shall study it under three topics: testes, accessory duct, glands. So first topic is scrotum. स्क्रोटम जो है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है विथ टेस्टिस जो है बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट होती है, और इसका आउटसाइड इसलिए होता है क्योंकि इसके बॉडी टेम्परेचर से जो है ये 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका लोअर होना चाहिए इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से, और यही जो है ह्यूमन बॉडी से अगर ये लोअर रहता है तो ये आइडियल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्पर्म. इफ यू सी टेस्टिस and we see its transfer section of the mammalian testis. The structure looks like this, and there are present Leydig cells, basement membrane, germinal epithelium, spermatogonium, primary spermatocyte, secondary spermatocyte, spermatids, spermatozoa and Sertoli cells. तो लेडिक सेल का जो फंक्शन होता है कि ये एंड्रोजन सिक्रीट करता है, और ये एंड्रोजन जो है मेल सेक्स हार्मोन है, फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन, और इसी के इन बिटवीन जो है इधर अगल बगल सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होती हैं. और सर्टोली सेल्स का फंक्शन है कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सिक्रीट करती हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कंसंट्रेट करता है. इसके अलावा ये सर्टोली सेल्स जो है एक दूसरा प्रोटीन इनहिबिन सिक्रीट करती हैं, और ये इनहिबिन जो है ये सप्रेस करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिंथेसिस. और ये अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए जो टेस्टिस का, तो ये टेस्टिस में जो है 250 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं. और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद देखिए जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसको जर्मिनल एपिथेलियम कहा जाता है. जर्मिनल एपिथेलियम के ठीक नीचे स्पर्मेटोगोनियम प्रेजेंट होता है जो कि डिप्लॉयड होता है. फिर प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम जो है ये फर्दर इसमें ग्रोथ फेज होता है, और इसके बाद ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म करते हैं जो कि ये भी डिप्लॉयड होता है, और इसके साइज या ग्रोथ में इंक्रीज होता है, इसलिए इसको ग्रोथ फेज कहा जाता है. फिर इसके बाद ये अंडरगो करते हैं हैप्लॉयड कंडीशन, मियोसिस होती है, और ये डिप्लॉयड से हैप्लॉयड कंडीशन में कन्वर्ट हो जाते हैं. फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फर्दर स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट होते हैं, फिर स्पर्मेटिड्स स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं. अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर देखा जाए तो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है. इसमें जो है टेस्टिस जो होते हैं यह स्क्रोटम में प्रेजेंट होती हैं, और स्क्रोटम में टेस्टिस जो है गुबर्नाकुलम से अटैच होती हैं. इसी के ठीक साइड में इपिडिडाइमिस प्रेजेंट होती है. इपिडिडाइमिस में जो है स्पर्म जो है टेम्पोरली स्टोर रहता है. फिर ये स्ट्रक्चर है वास्ट डिफरेंस जो होता है स्पर्म को कैरी करता है. इसी के ऊपर ठीक ऊपर देखिए ये है यूरेटर से जो है यूरिन कैरी किया जाता है, और ये है यूरेथ्रा में जो है सीमन और यूरिन दोनों पैसेज को कैरी करता है, इसलिए ये कॉमन चैम्बर होता है. नेक्स्ट इसमें अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसमें कुछ एसेसरी ग्लैंड्स या डक्ट्स ये सब हैं, वास्ट डिफरेंस, इपिडिडाइमिस. इसके अलावा इसमें कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोरिथ्रल ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल्स. जो सेमिनल वेसिकल्स होते हैं ये जो है अल्कलाइन होते हैं और अल्कलाइन सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं, और जो कि 60% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सीमेन होता है. इसके अलावा इसमें फ्रक्टोज भी पाया जाता है, और कुछ हार्मोन्स फॉर एग्जांपल प्रोस्टाग्लैंडिन्स पाए जाते हैं. ठीक इसी के नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होता है. प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ द सीमेन का ये 25% कंटेन करता है. इसके अलावा इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है जो कि एक स्पर्म न्यूट्रिएंट है. इसके अलावा कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल एसिड फॉस्फेटेज, एमाइलेज, पेप्सिनोजन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स. और प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे पाया जाता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को काउपर्स ग्लैंड भी कहा जाता है, और ये अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करता है
जो कि न्यूट्रलाइज करता है, जो भी यूरिन, जो एसिडिक नेचर यूरिन होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है। तो इस तरह से यूरिन जो है एसिडिक इन नेचर होता है, और जो स्पर्म में जो कंटेंट्स होते हैं वो अल्कलाइन होते हैं, ताकि जो है स्पर्म की डेथ ना हो, क्योंकि एसिडिक नेचर है और स्पर्म जो है अल्कलाइन है, दोनों मिलकर फिर इसको इस पाथवे को जो है न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसके अलावा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड लुब्रिकेशन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें 2 ओवरी पाई जाती हैं, और दोनों ओवरी से हर एक मंथ में एक ओवा रिलीज होता है 14th डे पे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों ओवरी से एक मंथ में जो है ओवा रिलीज होता है। इस कंडीशन में अगर ये फीमेल स्पर्म रिसीव करती है और फर्टिलाइज हो जाता है, तो अगर एक ओवा अगर रिलीज होता है उससे उसमें किसी समहाउ जो है हार्मोन्स या हार्मोनल या कोई मेडिसिन के इफेक्ट से जो है वो फर्टिलाइज होने के बाद 2 में डिवाइड हो जाता है, तो उसको आइडेंटिकल ट्विंस कहा जाता है। इस तरह के ट्विंस एक जैसे दिखते हैं, लेकिन अगर कोई समहाउ अगर एक मंथ में दोनों फैलोपियन ट्यूब से जो है ओवा रिलीज हो जाए और फर्टिलाइज हो जाए, तो उस तरह के अगर ट्विंस होते हैं तो उसको फ्रेटर्नल ट्विंस कहा जाता है। तो वो एक ट्विंस तो होंगे लेकिन एक जैसे नहीं दिखते हैं। और ये ओवरी के बगल में अगर देखा जाए तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, इसी से ओवाई जो है रिलीज होता है। और ये फैलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसमें इस्थमस, इस स्ट्रक्चर इस्थमस कहा जाता है, यहाँ पे एम्पुला कहा जाता है, इसे इन्फंडिबुलम, और तीनों को मिलाकर फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। एम्पुला रीजन में जो है यहीं पे ओवा और स्पर्म फर्टिलाइज होते हैं। स्पर्म जो है यहाँ स्विमिंग करते हुए आता है, ओवा यहाँ से रिलीज होता है और यहीं पे फर्टिलाइज होता है। इसको एम्पुलर रीजन में यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। अगर यूट्रस के वाल को देखा जाए तो इसमें 3 वाल होते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम जो है आउटर वाल को कहते हैं, मिडिल वाल को मायोमेट्रियम कहते हैं और इनर वाल को एंडोमेट्रियम कहते हैं। जब ओवा एंड स्पर्म फर्टिलाइज होते हैं उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, और फिर 8th डे पर यहाँ पर आके फिर जाइगोट जो है यहाँ पर अटैच हो जाता है यूट्रस से, और फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। फिर एम्ब्रियो फिर फर्दर फीटस के रूप में डेवलप होता है। जब उसमें ऑर्गन्स डेवलप होने लगते हैं तब उसे हम फीटस कहते हैं। अगर एक ओवरी का स्ट्रक्चर देखा जाए तो इस तरह से मैमलिन ओवरी के टेस्टिस का अगर इस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट करें तो इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देता है, और इसमें प्राइमरी फॉलिकल्स पाए जाते हैं। एट प्यूबर्टी जो है करीब 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और एक ह्यूमन फीमेल में करीब 40 to 50 ईयर्स के बीच में करीब 450 ओवा रिलीज होते हैं। ये प्राइमरी फॉलिकल्स फिर डेवलप होकर सेकेंडरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट होते हैं, फिर सेकेंडरी फॉलिकल्स टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट होते हैं, और जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो 14th डे पे जो है इसे ग्राफियन फॉलिकल से ओवा रिलीज होता है। और ये बाकी जो स्ट्रक्चर जो बचा होता है फिर ये कॉर्पस लुटियम में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक येलो कलर पिगमेंट कंटेन करता है, इसलिए इसको कॉर्पस लुटियम कहा जाता है। और यहाँ पे फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होता है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है अगर इसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। इस ड्यूरेशन में अगर यह ओवा जो है स्पर्म रिसीव करता है और फर्टिलाइज हो जाता है तो ये प्रेगनेंसी मेंटेन करके रखता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अदरवाइज अगर यह ओवा स्पर्म रिसीव नहीं करता है तो फिर ये कॉर्पस लुटियम डीजेनरेट हो जाता है, और डीजेनरेट होने के बाद ये फिर व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे कॉर्पस एल्बिकन्स कहा जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्राइमरी फॉलिकल्स 60,000 to 80,000 के नंबर में प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी, और ये फिर डिजेनरेट भी होती रहती हैं। तो ये डिजेनरेट होने वाली प्राइमरी फॉलिकल्स को एटेटिक फॉलिकल्स कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है ये प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के 4 फेजेस होती हैं।
मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्यूरेशन फेज एंड स्पर्मियोजेनेसिस। जो मैच्यूरेशन फेज है इसमें जो है जो टाइप ऑफ जर्म सेल इसको स्पर्मेटोगोनियम कहा जाता है, जो कि डिप्लॉयड कंडीशन होता है। इसमें 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा इसमें कुछ एडिशनल ये माइटोसिस के अंडरगो जाता है और कुछ एडिशनल स्पर्मेटोगोनिया भी डेवलप हो जाते हैं। फर्दर जो स्पर्मेटोगोनियम जो है मल्टीप्लिकेशन फेज से फिर ग्रोथ फेज में चेंज होता है और इसमें जो है ग्रोथ फेज में इसकी साइज थोड़ा इंक्रीज हो इसको वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर भी ये डिप्लॉयड कंडीशन में रहता है। फिर फर्दर ये मैच्यूरेशन फेज की तरफ बढ़ता है और मैच्यूरेशन फेज में जो है ये मियोसिस प्रोसेस के अंडरगो जाता है और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के रूप में ये कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड कंडीशन में था और ये हैप्लॉयड कंडीशन में कन्वर्ट हो गया। फिर फर्दर ये सेकंड मियोसिस फेज में जाता है और इसके बाद ये स्पर्मेटिड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। फिर स्पर्मेटिड जो है स्पर्मेटोजोआ स्पर्म के रूप में चेंज हो जाता है। इसको स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ भी कहा जाता है। अगर स्पर्मेटोजून या स्पर्म का स्ट्रक्चर देखा जाए तो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है। सबसे टॉप मोस्ट पे एक्रोजोम पाया जाता है, फिर हेड, फिर नेक, फिर मिडिल पीस और फिर ये टेल रीजन। टेल रीजन जो है स्विमिंग में हेल्प करता है फॉर द स्पर्म। और जो एक्रोजोम होता है, एक्रोजोम में जो है ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कंटेन करता है जो कि हेल्प करता है ओवम के पेनिट्रेशन में। हेड रीजन में जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसी में जो है जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है। नेक रीजन में देखें तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है फर्स्ट क्लीवेज ऑफ द जाइगोट में हेल्प करता है। फर्दर यहाँ नीचे डिस्टल सेंट्रियोल पाया जाता है। डिस्टल सेंट्रियोल जो है इट गिव्स राइज टू एक्सियल फिलामेंट ऑफ द स्पर्म। और मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल प्रेजेंट होता है। और ये जैसा आपको बताया टेल जो है स्विमिंग में हेल्प करता है। सो अदर पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर वी विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो।